अपनी स्क्रीन पर इन दो चेहरों को ध्यान से देखिए। ये लोग भारतीय सुप्रीम कोर्ट की शान रह चुके हैं। यानी जब तक पद पर थे, कहा जाता है कि देश और संविधान के प्रति, न्यायपालिका के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन तटस्थ होकर करते थे। एक हैं पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर और दूसरे हैं पूर्व जस्टिस अभय एस ओक, जो कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए और रिटायरमेंट के आखिरी वक्त तक फैसला लिखते रहे। जबकि निचली अदालत से लेकर सबसे ऊपरी अदालत तक एक रिवाज बना दिया गया है कि आखिरी दिन में मिलान लोग खाली मेल मिलाप करते हैं, काम नहीं करते। और समझने वाली बात यह है कि जल्द ही उनकी माताजी का निधन हुआ था, मगर फिर भी इन्होंने देश, संविधान और न्यायपालिका के प्रति यानी आपके प्रति अपनी जिम्मेदारी आखिरी वक्त तक निभाया और रिटायर होने के बाद भी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जस्टिस लोकुर ने बताया है कि किस तरीके से एक कानून जो बना तो है देश की सुरक्षा के नाम पर, लेकिन देश की जनता के लिए असुरक्षा बन गया है या फिर सत्ता ने बना दिया है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यानी देश की न्यायपालिका को कहा है कि अभी भी टाइम है, इस बारे में बहुत कुछ किया जा सकता है, करने की जरूरत है, समस्या बढ़ती जा रही है, वरना जनता के बीच और ज्यादा भय व्याप्त हो जाएगा। दूसरी तरफ जस्टिस ओक ने जजों के भीतर जो अमृत काल घुसा पड़ा है ना, कोई ईश्वर तो कोई लोगों की भावनाओं को देखकर फैसला देने लगा है, उस पर चोट किया है। दोनों लोगों ने काफी महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं, एकदम टकटकी लगाकर सुनिएगा, क्योंकि कभी भी हम में से कोई भी इस अमृत काल का शिकार हो सकता है। वीडियो जरा लंबी होगी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टर्न से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले ही बता देता हूं, वीडियो जरा लंबी होगी लेकिन सुनना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आज हम एक ऐसे कानून की बात करने वाले हैं जिसे किताबों में तो सुरक्षा कहा जाता है, लेकिन जमीन पर कई बार ये आजादी का गला दबाने वाला औजार बन जाता है। नाम है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी अपराध किया है इसलिए नहीं, बल्कि कहीं कर न दे इस संदेह में जेल। और आज के दौर में इसका सबसे चर्चित हथियार है NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर ने हाल ही में एक लेख लिखा और उसका निचोड़ एक लाइन में समझिए कि अगर NSA का ऐसे ही दुरुपयोग चलता रहा तो अदालतों को अब ये जांचना पड़ेगा कि डिटेंशन सच में रोकथाम है या सजा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि रोकथाम के नाम पर अगर किसी को महीनों सालों तक जेल में रख दिया जाए बिना ट्रायल, बिना फैसला, तो वो रोकथाम नहीं, सीधे सीधे सजा नजर आती है। बस फर्क इतना है कि सजा देने से पहले अदालत नहीं, अधिकारी का मन फैसला कर देता है। अब आप सोचिए, हमारे देश में अपराध के लिए कानून है, पुलिस है, जांच है, चार्जशीट है, अदालत है, ट्रायल है, यानी अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे सजा देने का रास्ता बनाया गया। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या करता है? ये कहता है कि अभी अपराध हुआ नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि फला आदमी अपराध कर सकता है, इसलिए इसे अभी उठाकर जेल में बंद कर दो। सुनने में भी आपको लगेगा कि भाई ये तो वही हुआ, भविष्य का अंदाजा लगाकर आज सजा सुना दो। लोकुर साहब ने भी इसे हॉलीवुड की एक फिल्म माइनॉरिटी रिपोर्ट की तरह बताया है, जहां सिस्टम भविष्य बताकर पहले ही सजा दे देता है। और लोकतंत्र में ये बात खतरनाक इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र का मूल सिद्धांत ये होता है कि अपराध साबित होगा तभी सजा होगी। यहाँ उल्टा हो रहा है, पहले कैद, बाद में अगर कभी समय मिला तो अदालत देख लेगी कि अपराध किया कि नहीं, कर सकता था कि नहीं। लोकुर साहब का पहला तर्क यह है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज रेयर मामलों के लिए बने थे, यानी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो मामला होगा, बहुत कम, उसमें बना था, उसके लिए बना था। लेकिन आज हालात ये दिख रहे हैं कि NSA ऐसे ही लगाया जा रहा है जैसे ये कोई सामान्य FIR हो। और जब कोई कानून असाधारण से साधारण बन जाता है तो समझ लीजिए कि वो कानून जनता की सुरक्षा नहीं, जनता की चुप्पी का इंतजाम बनाया जा रहा है। अब जरा सा इतिहास भी देख लीजिए। लोकुर याद दिलाते हैं कि इमरजेंसी के समय मीसा का भारी दुरुपयोग हुआ था, ये भी एक कानून था। हजारों लोग बंद कर दिए गए आंतरिक सुरक्षा के नाम पर। लेकिन उस दौर में भी ध्यान देने वाली बात यह है कि जस्टिस लोकुर लिखते हैं कि 11 में से 9 हाई कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर्स रद्द कर दिए। यानी न्यायपालिका ने तब बहुत हद तक कहा नहीं, ये गलत है, और बाकी 2 हाई कोर्ट में शायद ऐसे केस आए ही नहीं। बाद में मीसा 1978 में रिपील हो गया, यानी रद्द कर दिया गया। मतलब देश ने माना कि इस कानून का दुरुपयोग हुआ था। सीख ये लेनी चाहिए थी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक अत्यंत सीमित औजार है, मगर आज फिर वही कहानी नए नाम से लौटती हुई दिख रही है, NSA के रूप में। इसके बाद पूर्व जस्टिस लोकुर कोफेपोसा का उदाहरण देते हैं। 1974 का कानून जो विदेशी मुद्रा संरक्षण और स्मगलिंग रोकथाम के लिए था।
80-90 के दशक में सोना, ड्रग्स वगैरह की स्मगलिंग का दौर था। म्यूल्स होते थे, कभी सूटकेस के नकली तले में, कभी शरीर में छुपाकर कई लोग पकड़े गए। प्रिवेंटिव डिटेंशन भी हुआ, लेकिन लोकुर बताते हैं कि अदालतें अक्सर ऐसे मामलों में आरोपों के मेरिट्स पर नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन का आधार होता है डिटेनिंग अथॉरिटी की सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन, यानी अधिकारी मानता है कि ये जरूरी है। और भारतीय न्याय शास्त्र में दशकों से ये माना गया है कि इस सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन में अदालत बहुत गहराई से नहीं जाएगी। अदालतें ज्यादातर प्रोसेस को देखती रहीं, नोटिस सही था या नहीं, दस्तावेज समय पर दिए गए या नहीं, ग्राउंड्स ठीक से बताए गए या नहीं। परिणाम ये हुआ कि सब गड़बड़ सड़बड़ हो गया। अदालतों को पता था कि स्मगलिंग अर्थव्यवस्था को नुकसान देती है, फिर भी उन्होंने सिविल लिबर्टीज की चोट को ज्यादा गंभीर माना, क्योंकि बिना ट्रायल किसी को बंद करना मौलिक अधिकारों पर बहुत बड़ा हमला है। अब इसी बात को लेकर जस्टिस लोकुर कहते हैं कि अब रिविजिटेड होनी चाहिए। कारण सीधा है, एग्जीक्यूटिव ने प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का एब्यूज करना शुरू कर दिया है, यानी दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है सत्ता में बैठे लोगों ने, सिस्टम ने। और जब एग्जीक्यूटिव एब्यूज करता है तब अदालतों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, वरना कानून नहीं सरकार की मर्जी चलने लगती है। अब एकदम आसान भाषा में समझिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन में फर्क क्या है। प्यूनिटिव डिटेंशन अपराध हुआ, जांच हुई, आरोप तय हुए, ट्रायल होगा, सजा मिलेगी या नहीं वो अदालत तय करेगी। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? अपराध हुआ नहीं है, लेकिन आशंका है कि फला आदमी कोई अपराध कर सकता है, फला अपराध कर सकता है, इसलिए उसको उठाकर जेल में डाल दो। लोकुर कहते हैं कि आजकल ये फर्क जानबूझकर धुंधला किया जा रहा है, हल्का किया जा रहा है, क्योंकि प्यूनिटिव रास्ते में आरोपी के पास अधिकार होते हैं। यानी अगर किसी पर यह आरोप लग रहा है कि उसने अपराध किया है तो उसके पास अधिकार है, जमानत, वकील, सबूतों पर बहस, गवाहों की जिरह। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में सरकार के हाथ में शॉर्टकट आ जाता है, सीधे अंदर उठा के जेल में, और व्यक्ति महीनों तक बिना ट्रायल पड़ा रहेगा। इन्होंने साफ साफ इमरजेंसी की याद दिलाते हुए लिखा है कि आज की तारीख में एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बहुत लिबरली जारी किए जा रहे हैं, बहुत आसानी से। और ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट यानी सत्ता ने यह मान लिया है कि एनएसए में पकड़ना यूएपीए और पीनल लॉ की तुलना में आसान है और ज्यादा असरदार है, क्योंकि यूएपीए में भी आपको जांच, चार्जशीट, कोर्ट की सख्ती, निगरानी ये सब झेलनी पड़ती है, सरकार को भी सिस्टम झोंकना पड़ता है। एनएसए में आप रोकथाम कहकर व्यक्ति को लंबे समय तक अंदर रख सकते हैं, और एनएसए में बेल की अवधारणा वैसे भी नहीं चलती जैसे सामान्य कानूनों में चलती है। अब एनएसए किन मामलों में लगाया जा सकता है, जरा इसको समझिए। जस्टिस लोकुर कहते हैं कि भारत की रक्षा, भारत के विदेशी संबंध, भारत की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर, सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी के लिए, इनके खिलाफ काम करने से रोकने के लिए यह कानून लगाया जा सकता है। ध्यान दीजिए, कानून कहता है विद अ व्यू टू प्रिवेंटिव हिम, यानी रोकने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या व्यवहार में ये सच में रोकना है या दंड देने जैसा है। अब लोकुर परवेज वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2021 का उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति पर एनएसए लगाया गया, कारण बताया गया कि वो घर में अपने सुबह सुबह बीफ काट रहा था। हाईकोर्ट ने कहा कि पब्लिक ऑर्डर का ये मामला ही नहीं है, यानी ये काम अगर गलत मान भी लें तो भी ये पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगाड़ता है, इसलिए हाईकोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर रद्द कर दिया। अब इस केस में लोकुर को दो बातें चौंकाने वाली लगती हैं। पहली, एनएसए के तहत एक एडवाइजरी बोर्ड होता है, इसमें एक सदस्य होता है जो हाईकोर्ट का जज रहा हो या जज बनने के योग्य हो, और दो अन्य लोग भी उसी स्तर के होते हैं। ये बोर्ड तय करता है कि डिटेंशन अथॉरिटी ने बोनाफाइड और सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन के आधार पर सही किया है या नहीं। लोकुर कहते हैं कि इस केस में एडवाइजरी बोर्ड ने डिटेंशन रद्द नहीं किया, यानी बोर्ड ने गलत डिटेंशन को नहीं रोका। और सबसे बड़ी बात, एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल होती है, मतलब जनता कभी जान ही नहीं पाएगी कि बोर्ड ने क्यों माना कि डिटेंशन सही था। आप सोचिए कि किसी की आजादी छीन ली गई, उस मामले का रिव्यू भी हुआ, लेकिन कारण क्या है किसी को पता नहीं। ये कैसा सिस्टम है, कैसा जवाबदेही का मॉडल है। दूसरी बात, हाई कोर्ट को डिटेंशन ऑर्डर रद्द करने में लगभग 1 साल लग गया, यानी व्यक्ति लगभग 1 साल जेल में रहा, वो भी बिना ट्रायल के, और अंत में कोर्ट ने कहा कि डिटेंशन गलत था। अब सवाल ये है कि अगर डिटेंशन गलत था तो वो जो 1 साल था वो कौन लौटाएगा? उस आदमी की जिंदगी का 1 साल, उसके परिवार की आर्थिक हालत, उसके सामाजिक प्रतिष्ठा, जेल का अपमान। क्या गलत डिटेंशन के लिए किसी अधिकारी को जवाबदेह ठहराया गया? क्या किसी अधिकारी को सजा मिली? यही तो लोकुर कह रहे हैं, यही तो जस्टिस लोकुर का सवाल है। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो ये खेल चलता रहेगा। यही मामला बुलडोजर में भी है, अभी पिछली ही वीडियो में हमने चर्चा किया था। जस्टिस लोकुर ये भी बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री ने संसद में सही बात कहा कि पशुओं को ले जाना या उन्हें काटना ये एनएसए के तहत दंडात्मक अपराध नहीं है, फिर भी एनएसए लग रहा था। मतलब साफ है,
कानून का जो मकसद था उसे हटाकर उसे अलग दिशा में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब लोकुर एक और महत्वपूर्ण केस का जिक्र करते हैं। एक छात्र जिसे जुलाई 2024 में प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर एनएसए किया गया। डिटेंशन शायद शुरुआत में छोटी अवधि का था, लेकिन उसे बढ़ाते बढ़ाते जुलाई 2025 तक ले गए। उसके खिलाफ 8 क्रिमिनल केसेस थे, 5 में वो एक्विट हो चुका था, 1 में केवल फाइन की सजा थी, 2 पेंडिंग थे, लेकिन उसमें उसे बेल मिल चुकी थी। फिर भी वो जेल में रहा। क्यों? क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर था और प्रिवेंटिव डिटेंशन में बेल का कांसेप्ट नहीं चलता है। यानी आप क्रिमिनल केस में बेल पर बाहर आ सकते हैं, लेकिन एनएसए आपको अंदर रख सकता है और आपको बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। लोकुर संकेत देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिजल्ट ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन ऑर्डर देखकर लगता है कि यह डिटेंशन प्रिवेंटिव नहीं प्यूनिटिव थी, यानी रोकथाम के नाम पर सजा दे दी गई। अब यहीं से लोकुर के 3 बड़े सवाल निकलते हैं और ये सुझाव सीधे सीधे लोकतंत्र की रीढ़ से जुड़े हुए हैं। पहला, कोर्ट को एग्जामिन करना चाहिए कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर वास्तव में प्रिवेंटिव है या प्यूनिटिव है। सिर्फ लेबल देखकर नहीं, असली असर देखकर। अगर व्यक्ति को पिनल ऑफेंस में बेल है, केसेस में एक्विटल है और फिर भी एनएसए के कारण वो अंदर है, तो ये रोकथाम कैसे हुई? ये तो दंड हो गया ना। दूसरा मामला क्या है? कोर्ट्स को यह भी सोचना चाहिए कि डिटेनिंग अथॉरिटी को अकाउंटेबल कैसे बनाया जाए। यानी जो अधिकारी किसी पर प्रिवेंटिव डिटेंशन का मामला लगाते हैं, एनएसए लगाते हैं, उनकी जिम्मेदारी तय हो कि अगर मामला गलत निकलता है तो उनको भी सजा मिल सकती है। इस तरह की चीजें होनी चाहिए जब वो प्रिवेंटिव डिटेंशन की आड़ में प्यूनिटी एक्शन कर रहा हो। यानी अगर अधिकारी ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़े, वरना अधिकारी कहेगा कि मैंने तो सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन में कर दिया और मामला खत्म। लोकतंत्र में यह फार्मूला नहीं चल सकता। तीसरा है कि अदालतों को सही मामलों में प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए भी बेल वाली व्यवस्था लाने पर विचार करना चाहिए। कुछ मामलों में शर्तों के साथ रिहाई, निगरानी, रिपोर्टिंग जैसे उपाय करने चाहिए, क्योंकि अगर उद्देश्य रोकना है तो रोकने के कई तरीके हैं। जेल हमेशा पहला और एकमात्र रास्ता क्यों बन जाए? अगर बेल की संभावना नहीं होगी तो तय है कि व्यक्ति कुछ महीनों तक प्यूनिटिव कस्टडी में रहेगा ही, जैसे परवेज या छात्र के मामले में। अब इस पूरी कहानी को जस्टिस लोकुर ने एक ताजा मामले से जोड़ा है, सोनम वांगचुक का केस। इन्होंने लिखा है कि सोनम वांगचुक को एनएसए में 3 महीने पहले डिटेन किया गया और जो कारण पब्लिक डोमेन में है उन्हें देखते हुए सवाल यह है कि प्रिवेंटिव है या प्यूनिटिव है। लोकुर कहते हैं कि ये एक फिट केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन के ड्रैकोनियन कानून को रिविजिट कर सकता है। यानी ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला कानून है, इसको फिर से समझने और इस पर विचार कर सकता है, या कम से कम उसे अधिक मानवीय बना सकता है। तो कुल मिलाकर इस लेख का निचोड़ ये है कि जब राज्य के पास भविष्य की आशंका के नाम पर आजादी छीनने का अधिकार होगा और अदालतें भी लंबे समय तक उसे पुराने हैंड्स ऑफ सिद्धांत पर चलती रहेंगी, तो फिर आम आदमी का भरोसा किस पर टिकेगा और लोकतंत्र किस चीज से चलेगा? मतपत्र से या भय से? अब यहाँ कुछ सवाल हैं जो सीधे सीधे होने चाहिए, और ये सवाल किसी राजनीतिक दल से नहीं है, जनता से है। पहला ये कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन का उद्देश्य रोकना है तो क्या रोकने के लिए बिना ट्रायल महीनों की जेल जरूरी है? क्या निगरानी, शर्तें, रिपोर्टिंग, बॉन्ड ये सब विकल्प नहीं हो सकते? या फिर मकसद रोकना है ही नहीं, खाली डर पैदा करना है, लोगों को खामोश करना है, सवालों को दबाना है? दूसरा सवाल यह है कि एडवाइजरी बोर्ड जब डिटेंशन की समीक्षा करता है तो उसकी रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल क्यों है? भाई, किसी की आजादी छीनी गई है, ये कोई मामूली मुद्दा नहीं है, ये मौलिक अधिकार का मुद्दा है। जब लोकतंत्र में सत्ता कोई बड़ा निर्णय करती है तो उसका कारण जनता से छुपाया क्यों जाए? गोपनीयता का ये पर्दा किसे बचाता है, राज्य को, सिस्टम को या न्याय को? तीसरा सवाल यह है कि अगर हाईकोर्ट को डिटेंशन रद्द करने में 1-1 साल लग जाएंगे तो उस 1 साल की जवाबदेही कहां तय होगी? क्या गलत डिटेंशन के लिए राज्य को मुआवजा नहीं देना चाहिए? क्या अधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? वरना तो यह होगा कि पहले उठाओ, बाद में कोर्ट देख लेगी, और जब कोर्ट देखेगी तब तक एक आदमी का समय, रोजगार, जीवन सब बर्बाद हो चुका होगा। अगला सवाल यह है कि जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मौजूद है तो एनएसए इतना आकर्षक क्यों बना दिया गया है? लोकुर खुद लिखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि एनएसए के तहत पकड़ना आसान है। तो क्या यह मान लिया जाए कि पीनल लॉज के तहत सबूतों के साथ अदालत में टिकना मुश्किल है, इसलिए शॉर्टकट चाहिए सरकार को? अगर ऐसा है तो यह सिस्टम की कबूलनामा है कि न्याय की जगह प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है। और अब यहाँ एक बात और याद रखिए, लोकुर कोई सड़क पर भाषण देने वाले आदमी नहीं है, वे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, सिस्टम को भीतर से जानते हैं, सब कुछ जानते पहचानते हैं। जब ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि कोर्ट्स को रीथिंक करना चाहिए, पुनः सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, तो इसका अर्थ यह है कि अंदर ही अंदर उन्हें लग रहा है कि भयंकर दुरुपयोग हो रहा है। कानून की किताब में हक तो लिखे बहुत हैं,
पर हक तभी हक है जब अदालत वक्त पर खड़ी हो, क्योंकि देर से मिला न्याय कई बार न्याय नहीं अन्याय होता है। परवेज जैसे मामले में आदमी 1 साल अंदर रहा और बाद में अदालत कहती है कि गलत था। भाई वो 1 साल सिर्फ कैलेंडर का पन्ना नहीं है, वो किसी की जिंदगी का एक हिस्सा है। तो कुल मिलाकर इस मामले का सार यही है कि देश सुरक्षा से चलता है, ये सही है, लेकिन देश डर से नहीं चलता है, नहीं चलना चाहिए। सुरक्षा का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने ही लोगों के अधिकार खत्म कर दें, उन्हें खामोश कराने के लिए, डराने धमकाने के लिए उठाकर जेल में डाल दें। और अधिकार का अर्थ ये नहीं है कि आप सुरक्षा को हल्के में ले लें। दोनों के बीच संतुलन ही संविधान है। अगर यह संतुलन टूट गया तो फिर लोकतंत्र के पास सिर्फ नारे ही बचेंगे, न्याय नहीं। अब जरा इधर देखिए, इंडियन एक्सप्रेस के आइडिया एक्सचेंज में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय एस ओका ने न्यायपालिका को एकदम साफ शब्दों में आईना दिखाया है। उनका कहना है कि जज के फैसलों का एक ही स्रोत हो सकता है, सिर्फ एक स्रोत, और वो है संविधान। इसके अलावा डिवाइन यानी ऊपर वाला, भगवान या बोवाइन, गाय भैंस टाइप भावनात्मक आस्थात्मक दबाव जैसी चीज, किसी भी चीज का फैसला लिखने में कोई जगह नहीं है। इन्होंने याद दिलाया कि जज संविधान के तहत शपथ लेते हैं, इसलिए फैसले में आस्था, संकेत, भावुकता नहीं, बल्कि कानून, तर्क और संविधान चलना चाहिए। सिर्फ वही बोलना चाहिए। और यह भी बताया कि जजमेंट लिखना कोई एक रात का काम नहीं, कई बार 15-16 ड्राफ्ट तक बनते हैं, तब जाकर फाइनल फैसला होता है। ओक साहब ने विकास बनाम पर्यावरण पर सीधी बात कही कि पर्यावरण के लिए कानून है, प्रदूषण मुक्त जीवन अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ अधिकार है, इसलिए डेवलपमेंट के नाम पर कानून तोड़ना जायज नहीं है। अनुच्छेद 48A राज्य का कर्तव्य बताता है और नागरिकों का भी पर्यावरण बचाने का कर्तव्य है। उन्होंने अदालतों की भाषा पर भी चोट की, खासकर पॉक्सो और जेंडर संवेदनशीलता के मामलों में, कि फैसलों में संवेदनशील और आदर्श भाषा जरूरी है। ट्रेनिंग और गाइड बुक भी बनी है, फिर भी गलती होती है तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रायल में देरी से लोग सालों साल जेल में पड़े रहते हैं। अगर देरी आरोपी की वजह से नहीं है तो अनुच्छेद 21 के आधार पर आमतौर पर जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि जेल प्रक्रिया नहीं सजा के लिए है। और एक बेहद जरूरी नैतिक बात, उन्होंने वकीलों से कहा कि जज बनने की लालसा नहीं रखनी चाहिए, वरना समझौते का खतरा बढ़ जाता है। जज बनना करियर टारगेट नहीं बल्कि कर्तव्य होना चाहिए। अब सवाल सीधा है, अगर सच में संविधान ही एकमात्र गाइड है तो फिर जनता को क्यों लगता है कि कुछ मामलों में तराजू ताकतवर की तरफ झुक जाता है? विकास के नाम पर पर्यावरण की कुर्बानी आसान हो जाती है और न्याय देर से मिलने पर न्याय कागज बनकर रह जाता है। ओक साहब की बात उम्मीद देती है, लेकिन साथ में सिस्टम से यह भी मांग करती है कि अदालतें फैसलों में सिर्फ संविधान नहीं बोलें, बल्कि संविधान को जमीन पर उतार कर दिखाएं भी, वरना किताब का संविधान और जिंदगी का संविधान अलग अलग हो जाएगा। वैसे आप इन दोनों मामलों पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।